हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी के विषय में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस मूवी में हमको बहुत ज़्यादा रोमांचकारी अनुभव होता है। इस मूवी का नाम फोनिक्स है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत मंगोलिया के एक बहुत बड़े रेगिस्तान को दिखाते हुए होती है और यहाँ इस बड़े रेगिस्तान में एक तेल की कंपनी ने अपने कुछ लोगों को तेल निकालने के लिए भेजा था, लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है कि यहाँ पर तेल है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये सभी लोग अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। इन्हें यहाँ लेने के लिए एक प्लेन भेजा गया होता है जिसमें पायलट का नाम फ्रैंक होता है और उसके साथ उसका एक को पायलट भी होता है। यहाँ यह सब बीजिंग जाने के लिए थे, इसलिए यह सभी लोग प्लेन में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। और जब यह प्लेन अपनी उड़ान भर रहा होता है तभी सामने से एक बहुत बड़ा रेगिस्तानी तूफान आता हुआ दिखाई देता है। फ्रैंक का साथी कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। अब फ्रैंक कहता है कि हम सीधे जाएंगे, क्योंकि यदि हम वापस गए तो हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी और हम दोबारा उड़ान नहीं भर पाएंगे और वापस फ्यूल आने में कितना समय लग जाएगा ये भी कुछ नहीं पता। इसलिए फ्रैंक अपने प्लेन को और भी ऊपर ले जाता है ताकि वह इस तूफान के ऊपर से निकल सके, लेकिन इससे भी इनका कोई काम नहीं बनता। अब ये लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। ये रेडियो से भी मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी कोई काम नहीं बनता। रेत की वजह से प्लेन का एक इंजन भी खराब हो जाता है। अब फ्रैंक कहता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी और ऐसा करने के लिए अब वो प्लेन को नीचे उतारने लगता है, लेकिन रेत की वजह से फ्रैंक को सामने का कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। इसलिए नीचे उतारते समय प्लेन के नीचे का हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है, इसलिए प्लेन के पीछे का हिस्सा खुल जाता है, जिससे इनका एक साथी उससे बाहर निकल जाता है और वह मारा जाता है। अब नीचे आने पर इनका प्लेन रेत में काफ़ी दूर तक घिस जाता है और जब तूफान शांत हो जाता है तो हम देखते हैं कि इनके दो और साथियों की यहाँ पर जान चली गई थी, लेकिन ये सभी लोग अभी भी बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि बाहर तूफान चल रहा होता है। और जब तूफान शांत हो जाता है तो ये बाहर जाने लगते हैं और अब इनका प्लेन पूरी तरह से रेत में ढक चुका था, लेकिन कुछ घंटों बाद रेत वहाँ से उड़ जाती है और इनका प्लेन दिखने लगता है। और अब यह सभी लोग प्लेन से बाहर आकर अपने खाने का सामान चेक करते हैं और हम ये देखते हैं कि अभी इनके पास खाने के लिए 1 महीने का राशन है। यहाँ पर इनका एक साथी कहता है कि दोस्तों, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ से चलकर बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन उसे यहाँ से पैदल चलकर जाने में 200 मील का सफ़र तय करना होगा, क्योंकि अभी ये लोग मंगोलिया में नहीं बल्कि ये चाइना में कहीं थे। लेकिन इन्हें अपनी सही लोकेशन का भी पता नहीं था और इनका रेडियो भी काम नहीं कर रहा होता है। लेकिन यह आदमी यहाँ से चलकर बाहर निकलना चाहता था और वह कहता है कि मैं मैराथन चैंपियन हूँ, मैंने बहुत सारे प्राइज़ जीते हैं और मैं यहाँ से पैदल चलकर जा सकता हूँ। जिस पर उसका एक साथी कहता है कि देखो दोस्त, यह जुलाई का महीना है और यह महीना यहाँ सबसे गर्म होता है, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। पैदल चलकर जाने की वजह बात तो दूर, तुम प्यास से ही मारे जाओगे। वह कहता है कि चिंता मत करो, मैं रात में सफ़र तय करूँगा। फिर उसे बताया जाता है कि रात में तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो चट्टानें हैं वह मैग्नेटिक हैं और वहाँ पर तुम्हारा कंपास भी काम नहीं करेगा। तुम बार बार वापस एक ही जगह पर घूमते रहोगे। और अब उसे भी समझ में आ जाता है कि वह यहाँ से नहीं निकल सकता। अब उस रात जब सभी लोग अपने प्लेन में सो रहे होते हैं तो बाहर बहुत भयानक तूफान चल रहा होता है और इसी बीच इन्हीं का एक साथी डेविस बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वह वापस आ रहा होता है तो उसका पैर पत्थर से टकराता है, जिससे वह लुढ़कता हुआ रेत से बहुत नीचे चला जाता है। तूफान में उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और वह भी रास्ता भी भटक चुका था। वह मदद के लिए चिल्लाता है, चीखता है कि दोस्तों मुझे बचाओ, लेकिन उसकी आवाज़ वह लोग नहीं सुन पा रहे थे। अब जब सुबह होती है और सभी लोग उठते हैं तो वे देखते हैं कि उनका एक साथी डेविस गायब है और इसलिए अब वे चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाता है क्योंकि अब वह रेत में दफन हो चुका था। इस बात से ये सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। इसलिए इनमें से जो लेडी होती है उसका नाम कैली होता है, वह पायलट फ्रैंक के पास जाती है।
वह पायलट से कहती है कि यहाँ क्या कोई हमें यहाँ बचाने आएगा, इसके लगभग कितने % चांसेस हैं। तब फ्रैंक जो पायलट है वह कहता है कि सिर्फ 5% पर, यदि हम यहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि वह कहता है कि सिर्फ 5% पर हम यहाँ से निकल नहीं सकते क्योंकि हम रेगिस्तान के एकदम बीच में हैं और हमारे पास खाना और पानी भी बहुत कम है। इस खाने पानी के साथ अगर हमने चलना शुरू किया तो सब केवल 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा और हम सभी में से कोई ज़िंदा भी नहीं बच पाएगा, और इस बात के चांसेस बहुत ही कम हैं कि हमें यहाँ कोई भी ढूंढने के लिए आएगा। इसलिए हमें कहीं नहीं जाना चाहिए और यहीं पर वेट करना चाहिए। वहीं उनके जो और सभी साथी थे वह भी अब हताश हो चुके थे, उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। वह समझ गए थे कि पता नहीं अब उन्हें यहाँ कोई लेने आएगा भी या नहीं। इसलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और वह अपने साथ कुछ पानी भी ले जा रहे होते हैं। तभी फ्रैंक उनसे कहता है कि तुम लोग पानी नहीं ले जा सकते, और इसी बात पर इन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से उनका सारा पानी गिर जाता है। अब इन लोगों में से एक आदमी जिसका नाम लिडिल है वो उनके पास आता है और इन लोगों से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सभी की ज़िंदगी बच सकती है। मैं कई दिन से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हम इस प्लेन को दोबारा बना सकते हैं। तब फ्रैंक लिडिल से कहता है कि तुम प्लेन के बारे में क्या जानते हो, जिस पर लिडिल बताता है कि मैं पहले प्लेन डिज़ाइन किया करता था। अब लिडिल के बारे में जब सब लोग जानते हैं तो वह काफ़ी शॉक हो जाते हैं, साथ ही साथ उनके अंदर एक उम्मीद भी जाग जाती है। और फिर क्या था, इसी उम्मीद के साथ सभी लोग तैयार हो जाते हैं, वह इस प्लेन को फिर से रिपेयर करेंगे। लेकिन फ्रैंक इनकी बातों से सहमत नहीं होता है, वह कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता और वह साफ मना कर देता है। और अगली सुबह जेम्स नाम का एक आदमी यहाँ से निकल जाता है। तब कैली उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोकता है और वह कहता है कि मैं जाऊँगा। इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते हुए वह उस जगह पर पहुंच जाता है जहां इनके प्लेन का पिछला हिस्सा टकराया था। वहां उस व्यक्ति की डेड बॉडी भी पड़ी थी जो प्लेन से गिर गया था। उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं होता है और साथ ही गोलियों के कुछ खोल भी यहाँ पड़े थे। यह देखकर फ्रैंक बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पर जेम्स आता है और वह कहता है कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका है और मैं यहाँ पर इस आदमी से अपनी घड़ी लेने के लिए आया था, जो कि मैं पोकर में हार गया था, और अब इसके हाथ में वो घड़ी है ही नहीं। अब ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर ज़रूर रेगिस्तानी डाकू आए थे और वही लोग इनके साथी के हाथ से घड़ी ले गए, और साथ ही यहाँ पर गोलियों के खोल भी होते हैं, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि उन डाकुओं ने इनके साथी को गोली मारकर निशाने लगाए हैं। अब फ्रैंक जेम्स से वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन जेम्स मना करता है। वह कहता है कि तुम उस प्लेन को फिर से क्यों नहीं बनाना चाहते हो। फ्रैंक कहता है क्योंकि मैं उन सभी को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। तब जेम्स कहता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान प्यार चाहता है। अगर हम उसे प्यार नहीं दे सकते हैं तो हमें उसे उम्मीद देनी चाहिए, और अगर हम उसे उम्मीद भी नहीं दे सकते हैं तो हमें उसे वो करने देना चाहिए जो वो करना चाहता है। तब जेम्स की बात सुनकर फ्रैंक मान जाता है, लेकिन वह इस बात को अच्छे से जानता है कि ये प्लेन अब दोबारा नहीं उड़ सकता। फिर ये दोनों प्लेन के पास आ जाते हैं जहां इनके सभी साथी हैं, और अब ये सब मिलकर प्लेन फिर से बनाना शुरू करते हैं। ये लोग दिन में काम नहीं करते हैं क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन ये पूरी रात काम में लगे रहते हैं। एक रात जब ये सब काम कर रहे होते हैं तब इनका वो फ्यूल जो इन्होंने जनरेटर चलाने और आग जलाने के लिए रखा होता है, उस पर आग की कुछ चिंगारियां गिर जाती हैं, जिससे उसमें भयानक आग लग जाती है। इस ब्लास्ट में किसी की जान तो नहीं जाती, लेकिन अब इनका सारा ईंधन बर्बाद हो गया और अब इनके पास बस इतना ही ईंधन बचा है जिससे ये लोग वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, और अब इसका इस्तेमाल ये रात में नहीं कर पाएंगे। और इसी कारण अब ये सभी दिन में भी काम करने लग जाते हैं, जबकि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। परंतु इनके पास अब कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए ये सभी लोग दिन में काम करने लगते हैं। और अब इन्हें प्लेन में पंख को जोड़ना था, और ये इनके पास आखिरी मौका है, क्योंकि अगर ये विंग नीचे गिरा तो यह वापस
ऊपर नहीं आ सकता है क्योंकि इन लोगों के पास इतने भारी सामान को उठाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। और अब धीरे धीरे ये उस पंख को ऊपर से नीचे लाते हैं, लेकिन तभी जंजीर टूट जाती है जिससे इन्होंने उस बिंग को बांध रखा था। और अब यह बिंग तेजी से आकर प्लेन से टकराता है। प्लेन में पहले से ही इनका एक साथी भी होता है जिसे कि उस पंख को प्लेन से जोड़ना होता है। और जब वह वापस आता है तो वह कहता है कि दोस्तों, मैंने उस बिंग को प्लेन में जोड़ दिया है। हुआ यूं कि जंजीर टूटने के बाद वो बिंग प्लेन में उसी जगह पर गया जहां उसे जाना था। और अब उस पंख को जोड़ने के बाद इनके प्लेन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो गया था और अब इन सबको उम्मीद हो गई थी कि ये सभी लोग यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए अब ये लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और नाचते भी हैं। साथ ही ये लोग रेत हटाकर यहाँ पर एक ट्रैक तैयार कर रहे होते हैं जिससे यहाँ से उड़ सकें। लेकिन दोस्तों, ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। एक दिन यहाँ पर एक भयंकर तूफान आया जिससे आसमानी बिजलियाँ गिरना शुरू हो जाती हैं और इनके प्लेन का जो विंग है उसके अंदर पेट्रोल है, इसलिए ये सभी भागकर वहाँ से दूर हो जाते हैं। लेकिन लिटिल वहाँ से नहीं जाना चाहता है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर अपनी मेहनत बेकार नहीं होने देना चाहता था। तभी उस पर जब बिजली गिरने वाली होती है तो फ्रैंक उसे पकड़कर वहाँ से कूद जाता है जिससे लिटिल की जान बच जाती है, क्योंकि यदि लिटिल मर जाता तो इनमें से कोई नहीं है जो प्लेन को फिर से दोबारा बना सके। अब तूफान रुक जाता है और ये लोग इस प्लेन का नाम फिनिक्स रखते हैं, यानी कि रेगिस्तान का एक ऐसा पक्षी जिसे बहुत शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन अब भी इन्हें इस प्लेन में बहुत काम करना है। अब एक रात ये रेत की चट्टान से देखते हैं इनसे काफ़ी दूरी पर कुछ लोग हैं जो कि टेंट लगाकर सो रहे थे, यानी कि ये वही डाकू हैं जो कि रेगिस्तान के रास्तों से हथियारों की सप्लाई एक देश से दूसरे देश में करते हैं। फ्रैंक कहता है कि हमें इनसे पानी के लिए कुछ मदद मांगनी चाहिए, जबकि लिटिल उससे मना करता है। लेकिन फ्रैंक उसके कुछ साथी उसकी बात ना सुनकर मदद मांगने के लिए चले जाते हैं, लेकिन लिटिल और उसका साथी चट्टान के पीछे छिप जाते हैं ताकि यदि कोई खतरा दिखाई दे तो ये लोग पीछे से हमला कर दें। इनके पास एक बंदूक भी है। अब वहां जाकर जब फ्रैंक और उसके साथी उनसे पानी मांगते हैं तो डाकुओं का एक साथी इनके साथी पर गोली चला देता है। अब फ्रैंक का जो साथी होता है वह पीछे से इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और इन सभी को मार देता है, लेकिन इनमें से एक डाकू यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है, जबकि फ्रैंक के पास अवसर था उसे गोली मारने का, पर वह गोली नहीं चलाता क्योंकि वह एक हत्यारा नहीं है। यहाँ पर जेम्स उन मरे हुए डाकुओं में से एक के हाथ में वो घड़ी देखता है जो कि उसके प्लेन से गिरने वाले साथी के पास थी। मतलब कि ये वही डाकू थे जिन्होंने इनके मरे हुए साथी के ऊपर गोलियां चलाई थी। अब इनमें से एक डाकू जिंदा था और जख्मी होता है। ये सब उसे अपने प्लेन के पास लेकर आते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ये चाहते हैं कि इसे मार दिया जाए क्योंकि इसने भी इनके दोस्तों को मारा था, पर फ्रैंक इसको मारने के लिए मना करता है। यहाँ सभी के बीच बहस हो रही होती है, तभी लिटिल उसे गोली मार देता है और इसके बाद फ्रैंक और लिटिल के बीच झगड़ा होने लगता है। तब लिटिल कहता है कि तुम पायलट थे, हमारे यहाँ फंसने की वजह तुम्हारी ही गलती है और तुम्हारे ही कारण हमारे एक दोस्त की जान चली गई, क्योंकि मैंने तुमसे उन डाकुओं के पास जाने के लिए मना किया था पर तुम फिर भी वहाँ पर गए। इस बात पर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और वह लिटिल को एक मुक्का मार देता है। अब लिटिल इन सबसे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं प्लेन नहीं बनाने वाला, मैंने जितना काम करना था वो कर दिया। मैं यहाँ 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम एहसान फरामोश लोग आराम करते हो। अब कैली लिटिल के पास आती है और कहती है कि देखो, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, हम तुम्हारे बिना ये प्लेन नहीं बना सकते हैं। तब लिटिल कहता है कि यदि सब लोग मुझसे माफ़ी मांगे तब मैं यह बनाऊँगा। और अब सभी लोगों को उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है, यहाँ तक कि फ्रैंक को भी। फ्रैंक कहता है कि ठीक है, तुम यहाँ के बॉस हो, इस काम को फिनिश करो। और अब लिटिल काम करने के लिए तैयार हो जाता है और अब सभी मिलकर काम करने लगते हैं। एक दिन यह दूरबीन से देखते हैं कि जो डाकू यहाँ से भाग गया था वह अपने बहुत सारे साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच चुका है, लेकिन वो जो डाकू होते हैं वो अब आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें भी पता था कि इनके पास भी हथियार हैं, क्योंकि जो उनके साथियों के हथियार थे वो सब अब इनके पास थे। और उन डाकुओं को ये भी पता था कि इनके पास पीने का पानी और खाना बहुत कम है।
और जब वह ख़त्म हो जाएगा तब ये लोग उन पर हमला करेंगे। वहीं दूसरी तरफ लिडिल और उसके सभी साथी बहुत तेज़ी से काम करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ फ्रैंक को एक मैगज़ीन मिलती है जिसमें कई सारे प्लेन के मॉडल होते हैं और इन्हीं मॉडल को देखकर लिडिल यह प्लेन बनाता है। और इसके बाद इन सभी को पता चल जाता है कि लिडिल जो प्लेन बनाया करता था वो तो बच्चों के टॉयज़ प्लेन थे। वो उन्हीं टॉयज़ प्लेन के छोटे छोटे मॉडल बनाया करता था। हालांकि वह उड़ने वाले टॉयज़ प्लेन थे, पर उसने आज तक कोई बड़ा प्लेन नहीं बनाया था। इस बात से सभी लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और यान को कहता है कि तुम हमें इतने दिनों से बेवकूफ़ बना रहे थे। ये प्लेन कभी नहीं उड़ने वाला क्योंकि तुमने आज से पहले कभी भी इतना बड़ा प्लेन नहीं बनाया है। लेकिन लिडिल को पूरा विश्वास था कि ये प्लेन उड़ेगा। वो कहता है कि हम भले ही छोटे प्लेन बनाते थे, वो रिमोट कंट्रोल वाले हुआ करते थे, पर उनमें बैलेंस भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब फ्रैंक को यान को रोक देता है और यहाँ पर रेत का तूफान आना शुरू हो जाता है और जब हवाएं तेज होती हैं तो इन्होंने जो प्लेन बनाया था वह हवा में हल्का हल्का उड़ने लगता है। यह देखकर ये सब समझ जाते हैं कि ये प्लेन उड़ेगा। इनके दिल में जो उम्मीदें मर चुकी थीं वो फिर से जागृत होती हैं, लेकिन यह रेगिस्तानी तूफान होता है जिसकी वजह से प्लेन रेत में ढक जाता है। तूफान रुकने के बाद ये सब फिर से निराश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अब भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये प्लेन इन्हें यहाँ से उड़ाकर ले जाएगा। लेकिन फ्रैंक सबसे कहता है कि हमने इस प्लेन को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और हम इसे उड़ाने में ज़रूर कामयाब होंगे। और अब ये सभी लोग उस प्लेन को रेत से निकालते हैं और खींचते हुए उस स्थान पर ले जाते हैं जहाँ पर रेत नहीं होती है। अब इसके बाद यह सभी लोग प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन स्टार्ट तो होता है लेकिन जल्दी ही बंद हो जाता है। अब ये कई बार कोशिश करते हैं और अंत में प्लेन स्टार्ट हो जाता है और प्लेन की आवाज़ को सुनकर जो डाकू होते हैं वो इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। वे घोड़ों पर अपनी बंदूकें लहराते हुए इन्हें मारने के लिए आ रहे थे। तब ये सब प्लेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और विंग्स के साथ लटक जाते हैं। दरअसल इनके प्लेन का डिज़ाइन ही कुछ इस तरह का होता है कि उसके अंदर बैठने की कोई जगह नहीं होती क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े प्लेन से एक छोटा प्लेन बनाया है। अब इनका प्लेन आगे बढ़ना शुरू हो जाता है और पीछे से डाकू लगातार इन पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन इनमें से किसी को भी गोली नहीं लगती और अब इनका रनवे भी ख़त्म हो जाता है। अब डाकुओं को लगता है कि शायद ये लोग खाई में गिरकर मारे गए, लेकिन अगले ही पल इनका प्लेन खाई से ऊपर उठता है और आसमान की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देता है। इससे ये सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन लोगों की हफ्तों की मेहनत अब रंग लाई थी। और दोस्तों, इस तरह ये सभी लोग मौत के मुंह से, उस खतरनाक रेगिस्तान से जहां से निकलना संभव ही नहीं था, अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और अंत में हमें इन सभी की रियल फ़ोटोज़ भी दिखाई जाती है जहां पर ये सभी लोग अपनी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश हैं। फ्रैंक और उसका को पायलट खुद की एयरलाइन खोल देते हैं जिसका नाम वो फिनिक्स रखते हैं और फ्रैंक की एक फ़ोटो मैगजीन में छपती है जिसमें लिखा होता है नासा न्यू होप, यानी कि नासा की नई उम्मीद, जिसका मतलब है कि अब वो नासा के लिए काम करेगा। दोस्तों, इस मूवी की कहानी भी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।